डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइसैकेराइड, जिसमें लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से इसमें दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो सुक्रोज है डाइसैकेराइड उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसको इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की इकाइयाँ आपस में अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए, बात करते हैं हम लैक्टोज की। तो लैक्टोज जो है इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो दूध से पनीर बनाने के बाद में बचे मात्र जो द्रव्य होता है उसके वाष्पन से लैक्टोज प्राप्त होता है। इस कारण से इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस मीठे जल में विलय डाइसैकेराइड्स हैं और इसका भी अणुसूत्र C12H22O11 है। इस लैक्टोज के अंदर जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है, जब इसका अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है तो इसमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी बीटा डी गैलेक्टोज प्राप्त होती है। दैट मीन्स जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं उनके आपस में 1,4 अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो देखिए, जो लैक्टोज है यह दूध से पनीर बनाने के बाद बचे मात्र द्रव्य के वाष्पन से प्राप्त होता है। इस कारण से इसको मिल्क शुगर कहते हैं। इसका जो अणुसूत्र है C12H22O11। यह श्वेत क्रिस्टलीय मीठा ठोस जल में विलय परंतु अल्कोहल व ईथर में अविलय। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। रेड्यूसिंग शुगर होती है, अपचायक शर्करा होती है। इस कारण से ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन जो आगे हमने डिस्कस किया था, म्यूटा रोटेशन, समय के साथ में ध्रुवण घूर्णन के मान में जो परिवर्तन होता है उसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन भी दर्शाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक है वो 203 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम तो यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी गैलेक्टोज की इकाइयां आपस में जुड़ने से बनता है। दो इकाइयां होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़कर के लैक्टोज का फॉर्मेशन करती है। जब लैक्टोज का अम्लीय जल अपघटन करवाया गया तो ये दोनों इकाइयां प्राप्त हुई थी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। इनमें 1,4 अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि लैक्टोज है, इसमें जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयां वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, तो उसके अंतर्गत L14 अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जिससे दोनों आपस में इकाइयां जुड़ी हुई रहती हैं। इस बंध के अंतर्गत
जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन का OH समूह और बीटा डी गैलेक्टोज जो होता है उसका C1 का OH समूह आपस में अभिक्रिया करके एक अणु जल का निष्कासित कर देते हैं और इस निष्कासन के द्वारा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। देखिए हम इसके संरचना की बात करें तो किस प्रकार से यह अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी गैलेक्टोज इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती है। देखिए ये बीटा डी गैलेक्टोज है। बीटा डी गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का ही आइसोमर होता है C4। देखिए संरचना में C1 कार्बन परमाणु पर OH समूह ऊपर की तरफ है, C2 C3 और C4 कार्बन में भी OH समूह ऊपर की तरफ है। ये संरचना बीटा डी गैलेक्टोज है। अब इस बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन होता है प्लस अल्फा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन होता है। ये जो संरचना है ये अल्फा डी ग्लूकोज की है। C1 कार्बन C2 कार्बन C3 कार्बन C4 C5 और C6 कार्बन। वह समूह नीचे की तरफ है अल्फा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन और अल्फा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन। यहां से आप देख रहे हैं OH समूह आपस में अभिक्रिया करके एक अणु H2O का रिमूव कर देते हैं और ये ऑक्सीजन परमाणु इस बीटा डी गैलेक्टोज के साथ में कार्बन से जुड़ जाता है और इस प्रकार से अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है। बाकी सारे ग्रुप एज इट इज रहेंगे और दोनों इकाइयां आपस में आप देख रहे हैं C1 कार्बन
RC4 कार्बन, गैलेक्टोज का C1 कार्बन और ग्लूकोज का C4 कार्बन। इस बंध को हम अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज की दोनों इकाइयां आपस में अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो संरचना आप लिख रही है लैक्टोज की संरचना होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो डाइसैकेराइड से माल्टोज। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो डाइसैकेराइड है माल्टोज। तो माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज की जुड़ी हुई होती है। इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं क्योंकि स्टार्च पर माल्ट की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको माल्टोज भी कहते हैं। इसके अलावा जब स्टार्च का डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है तो इससे दो अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती हैं। इस कारण से जो लैक्टोज होता है, सॉरी जो माल्टोज होता है, इस माल्टोज के अंदर अल्फा लिंकेज या 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है क्योंकि इसमें दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां होती है वो आपस में अल्फा लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एक अल्फा डी ग्लूकोज उसका C1 कार्बन का OH समूह और दूसरा जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसके C4 कार्बन का OH समूह आपस में H2O मॉलिक्यूल के रिमूव से 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। तो देखिए यहाँ पर कि माल्टोज स्टार्च की पूर्ण जल अपघटन से बनता है तथा स्टार्च पर माल्ट की अभिक्रिया से माल्टोज बनता है। इस कारण से इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं C6H10O5 का होल है, ये स्टार्च है। इस स्टार्च का जल अपघटन करते हैं माल्ट या फिर डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो N इकाइयां जब स्टार्च की विक्रिया स्टार्च का जल अपघटन करते हैं माल्ट की उपस्थिति में या डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमें माल्टोज प्राप्त होता है। इस माल्टोज का अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है तो फिर हमें अल्फा डी ग्लूकोज की दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। ये जो माल्टोज होता है ये क्रिस्टलीय श्वेत ठोस है, जल में विलय होता है। इसका जो गलनांक है 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये एक अपचयी शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है। दैट मीन्स ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाता है और जो फैलिंग विलयन है, टॉलेन विलयन है, उसको अपचयित करता है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन भी बनाता है।
इस कारण से ये रिड्यूसिंग शुगर है, अपचय शर्करा है तथा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दोनों अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की आपस में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इस बंध के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज का C1 का OH समूह और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 का जो OH समूह उसके बीच H2 अणु के निष्कासन से 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। इसमें दोनों इकाइयां अल्फा ग्लूकोज की होती है, इस कारण से इसको अल्फा लिंकेज भी कहा जाता है। अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किस प्रकार से इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती है। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज ये जो आप संरचना देखे हैं दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। C1 कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है वो समूह नीचे की तरफ स्थित है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और इस संरचना में भी C1 कार्बन पर OH समूह नीचे की तरफ स्थित है, तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। इस अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें एक का C1 का OH समूह और दूसरे जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका C4 कार्बन, यहाँ से एक H2O अणु रिमूव हो जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु इस कार्बन के साथ में जो बंध बनाता है जिसको हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं संरचना ये माल्टोज की होती है। यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु C1 कार्बन और C4 कार्बन, इस बंध को हम 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। तो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज H2O अणु के रिमूव से C1 कार्बन C4 कार्बन के साथ ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा, तो इसको हम 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या सिर्फ अल्फा लिंकेज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये माल्टोज की संरचना होगी। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पॉलीसैकेराइड से स्टार्च,
सेलुलोज, इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।